नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हिंदी भाषा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। और हाँ, इस वीडियो का PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके पहले हमने 2025 और 2024 का करा लिया है। 2023 का एक वीडियो हमने दे दिया इसके पहले। आज ये दूसरा वीडियो है। ठीक, हम 15-15 क्वेश्चन हल कराते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने की वजह से आपको बहुत बोरियत महसूस होती है। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, तो इसलिए वीडियो लंबी नहीं करना चाहते, इसलिए 15-15 क्वेश्चन ही कराते हैं। तो हमने 65 तक कर लिया है, आज 66 से करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द हो। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, यहाँ जो शब्द दिया गया है इसे एक शब्द बनाना है। ठीक है, एक शब्द बनाना है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? उपकार को जो मानता हो, क्या वो कृतज्ञ है, क्या वो कृतज्ञ है, क्या वो परोपकारी है, क्या वो धर्मज्ञ है? तो कृतज्ञ होता है जो उपकार को ना माने। ठीक, परोपकार होता है जो, परोपकारी वो होता है जो उपकार करे दूसरों पर। ठीक है, कोई कार्य करे दूसरों का निस्वार्थ भाव से। ठीक, धर्मज्ञ वो होता है जो धर्म का ज्ञान रखता हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, जो उपकार को मानता है। जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई उपकार किया, आपकी कोई हेल्प की, और आप उसको मानते हैं कि हाँ उन्होंने मेरी एक समय पर हेल्प की थी, तो वह होता है कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। कनक, कनक एक शब्द दिया गया है, उसका अनेकार्थी शब्द होता है। वही पूछ रहे हैं कि कनक शब्द का क्या अर्थ है, ये सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे कनक का कई सारे अर्थ होते हैं, इसलिए इसे अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ कहा गया। तो एक अर्थ उसमें से चुनना है दिए गए विकल्प में। क्या कनक में सोना होता है? हाँ, सोना होता है। चांदी नहीं, चावल नहीं, कंगन नहीं। कनक का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है धतूरा, गेहूं, पलाश। ठीक है, वैसे पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कनक में सोना। कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, तो इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है, अधिकरण है, संबंध है, कर्म है। ठीक है, तो इसमें अधिकरण है। बोतल में दूध बचा है रेखांकित पद के सर्वाधिक अधिकरण कारक है। संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता हो। यहाँ संज्ञा क्या है? दूध। संज्ञा दूध है और दूध का आधार क्या है? बोतल। तो यहाँ बोतल का ज्ञान हो रहा है, आधार का ज्ञान हो रहा है संज्ञा के, इसलिए यह अधिकरण कारक है। ठीक है, यहाँ दूध का आधार बोतल है, अतः यहाँ अधिकरण कारक का प्रयुक्त है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक, स्कूल बस 5 मिनट डॉट 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 आना सामान्य भविष्य काल, कौन सा काल यहाँ दिया जाएगा? ठीक है, मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ गई, आके गई।
ठीक, में आके चली गई। तो इसमें क्या होगा, स्कूल 5 मिनट स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। ठीक है, में आएगी, यह भविष्य काल है। ठीक है, यहाँ भविष्य काल है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिए गए विकल्प में क्रिया का सही रूप वाला विकल्प में आएगी है, चूंकि कोष्टक में सामान्य भविष्य काल सांकेतिक है। ठीक है, सामान्यतः भविष्य काल सांकेतिक है, सामान्य भविष्य काल यहाँ कोष्टक में दिया गया है ना, तो आपको सामान्य भविष्य काल चुनना था, क्योंकि यहाँ कोष्टक में यही दिया था कि स्कूल में बस 5 मिनट बाद आएगी, तो इसका भविष्य काल कौन सा सही होगा, तो इसमें आएगा आएगी। ठीक, तो इसीलिए आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रगने लगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहे हैं कि वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो कौन सा भेद है, कृतक कृदंत है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है, या संयुक्त क्रिया है, कौन सी क्रिया है, यही पूछने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 क्रियाएं हैं, एक तो रगना, दूसरा लगना। ठीक है, लगना, और पहला क्या है, रगने। तो यहाँ 2 क्रियाएं हैं, तो 2 क्रियाओं के मेल से जब कुछ होता है, ठीक है, 2 क्रियाओं के मेल से कोई वाक्य बनता है, तो वहां होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही काम को पूरा करती हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा कहीं जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं, तो यहाँ रगना एक क्रिया है और लगना दूसरी क्रिया है। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही काम को पूरा करें, एक ही काम को पूरा किया जा रहा है, क्या, दीवार को पेंट करना। ठीक, एक ही क्रिया को पूरा करती हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो है एक मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया है लगना, और दूसरी सहायक क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया है रंगना और दूसरी सहायक क्रिया है लगना। ठीक, लगना, तो इसलिए यह संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है हंस, इसका सही स्त्रीलिंग क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या हंस दिया हुआ है, तो क्या हंस का हंसनी होगा, हाँ, हंसीनी होगा, गलत, हंसी होगा, गलत, हंसिया होगा, गलत, हंसनी इज राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में दिए गए सही का स्त्रीलिंग, वही क्वेश्चन फिर से है। अब इस बार शब्द दिया है कुम्हार, कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारी, कुम्हारिन, कामिनी, ठीक, और कुम्हराइन। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, बी, कुम्हारिन। ठीक, कुम्हराइन तो एक अपभ्रंश है, ठीक है, अपभ्रंश है कुम्हराइन, ये तो आंसर होने से रहा। कुम्हारी कोई शब्द ही नहीं बनता, और कामनी तो एक अलग सा उच्चारण ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंग्लिश का नाम दिया गया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी, कुम्हारिन। ठीक, कुम्हारिन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। जो यहाँ शब्द दिया गया है, ठीक है, शब्द क्या है, चुटिया, शब्द चुटिया है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। क्या चुटिया होगा, बिल्कुल चुटिया होगा, क्योंकि यहाँ अंक की चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदी जैसे ही लग जाती है वह बहुवचन हो जाता है। खास करके या पे यदि लास्ट में किसी शब्द के अंत में या आ जाए, ये आप ध्यान रखिएगा,
हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए इस ट्रिक से। जब शब्द के लास्ट में या हो और उस पर चंद्र बिंदी हो तो समझ लेना वह बहुवचन है। चुटियों गलत है, चुटियो गलत है, हाँ, चटियाए गलत है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ दिए भी हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों या के अंत में चाहे कोई स्त्रीलिंग शब्द हो, ठीक है, लड़की है उस पर लड़कियां हो जाए, ठीक, कोई स्त्रीलिंग शब्द हो या के अंत में अगर अनुनासिक लगाकर केवल अनुनासिक लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे डिबिया है तो डिबियां हो जाएगा, चुटिया है तो चुटियां हो जाएगा, लड़की है तो लड़कियां हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही रूप से सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। कृपण, ठीक है, कृपण जो शब्द दिया गया है, इस शब्द को ही क्या सही रूप से विच्छेदित किया गया है, जिस विकल्प में सही रूप से विच्छेदित किया गया है उसी वही आंसर हो, वही पूछ रहे हैं। ठीक, तो करी धन पा धनड़ियड़ नहीं, गलत, क्योंकि करी नहीं होगा, ये री की मात्रा है, रा नहीं है। ठीक, ये री की मात्रा है, इसलिए देखो री इन तीनों में दिया गया है। और का पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि का भी आधा है और रा भी, री भी जो है, चूंकि यहां मात्रा दी है तो री है। ठीक, अब पा में भी हलंत होना चाहिए क्योंकि कृपण, कृपण, कृपाण नहीं है। ठीक, कृपण, और ड़ा के बाद आ की मात्रा भी आ रही है, ड़ा बोलो आप, ड़ा बोलने पर लास्ट में आ अपने आप निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यह क्या होगा, की होगा, मतलब का होगा, का पे हलंत, क्योंकि आधा का है, री की मात्रा लगी हुई थी इसलिए आधा का है, री है, पा है। ठीक, पा पे भी आ की मात्रा है, क्यों, क्योंकि आप पा बोलिए, पा बोलने पर भी लास्ट में आ नामक उच्चारण निकल के आ रहा है, पा। ठीक, और ड़ा में भी निकल के आ रहा है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी। अब आप पूछेंगे कि ये सी क्यों नहीं, क्योंकि सी में भी लगभग वही चीजें हैं। तो संधि विच्छेद करने पर यहां पे हलंत नहीं आ रहा है, इन चीजों में हलंत आना चाहिए जब एक शब्द होगा अपने आप में। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही जो इसमें आ शब्द था उसे काट के निकाल दिया, तो अब यह आधा हो गया। आपने पा बोला, पा में आ निकल के आ रहा है, उसे आपने धन करके पहले ही निकाल दिया, आ, देख रहे ना, पा धन आ, तो अब आधा पा बचा, ना कि पूरा पा बचा, इसीलिए यहां हलंत है, आधा है। ठीक, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 75 नंबर। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। कौन सा वर्तनी शुद्ध है, जो ये शब्द दिए गए हैं 4 शब्द हैं, इनमें से कौन सा शुद्ध है, यही पूछ रहे हैं। कृष्ण, कृष्ण, कृषण और कृष्ण, तो इसमें सही आंसर क्या है, ए, कृष्ण सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तनी इसका कृष्ण ही सही होगा, आप सबको पता है, क्या ही समझाना है इसमें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता हो। जो विशेषण की विशेषता बतलाता हो, पहली चीज तो वाक्य की जो विशेषता बतलाता है वही विशेषण होता है। पूछ रहा है कि जो विशेषण की ही विशेषता बतला रहा हो वह कौन सा शब्द है। वैसे ऐसे शब्दों को प्रतिशेषण कहते हैं, प्रतिविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण, प्रविशेषण। ठीक, इन शब्दों को जो विशेषण की विशेषता बतलाए उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या है, वाक्य देख लेते क्या है। इस पर्वत माला में, ठीक, इस पर्वत, ये तो संज्ञा हो गई, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ शब्द है, इसकी विशेषता क्या है, ऊंचा ऊंचा होना इसकी विशेषता है। और ऊंचा कैसा, बहुत ऊंचा,
तो बहुत जो है यह ऊंचे होने की विशेषता बतला रहा है। ऊंचे तो हैं लेकिन बहुत ऊंचे हैं, तो विशेषण ऊंचा ऊंचा है। ऊंचे ऊंचे जो शब्द है यह विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता क्या है, यह बहुत ऊंचे हैं। तो बहुत जो हुआ यह प्रविशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, पक्का आया होगा, और आया होगा तो मुस्कान भी आ गई होगी चेहरे पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही। तो वाक्य क्या है, चलते हैं देखते हैं। पूछ रहे हैं कि वाक्य जो दिया गया है उसका सही अर्थ क्या है, ये हमें बताइए। ठीक है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ठीक, इसमें केवल ये फैक्ट है, बस इसमें कुछ समझाना नहीं है। सर्वनाम, हाँ इतना जरूर बता देते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। जैसे पहले संज्ञा समझना पड़ेगा, कई बार बताया है, अपनी सारी वीडियो में मैं ये चीज बताता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, शहर, स्थान, ठीक है, ग्रह, उपग्रह का नाम यदि दिया गया है, ठीक है, नाम, किसी का डायरेक्ट नाम दिया गया है, वह कुछ भी हो, फल हो, फ्रूट हो, मैंने वस्तु कहा ना, तो वस्तु में वो सब आ जाएगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शहर, ग्रह, उपग्रह, जो भी है, ठीक है। यदि नाम दिया गया है तो वह होता है, वही नाम जो है संज्ञा होती है। जैसे कूलर चल रहा है, तो कूलर क्या हुआ, संज्ञा हुआ, कूलर संज्ञा हुआ। ठीक, सुरेश प्रयागराज में रहता है, तो सुरेश क्या हुआ, संज्ञा हुआ। लेकिन जब संज्ञा के स्थान पर कोई अल्टरनेट शब्द हो, कोई भिन्न शब्द हो, पर अर्थ वही निकल के आ रहा हो, संबोधन उसी का हो रहा हो, तो वह सर्वनाम होता है। जैसे कूलर चल रहा है के स्थान पर हो जाए वो चल रहा है, तो यह सर्वनाम होगा। सुरेश प्रयागराज में रहता है, वो प्रयागराज में रहता है, सर्वनाम है। इससे लिख रहा हूं, पेन से नहीं, पेन को दिखाकर आप बोल रहे हैं कि इससे लिख रहा हूं, तो यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। इससे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक, तो सर्वनाम जब संज्ञा के स्थान पर कोई वाक्य प्रयोग हो, शब्द प्रयोग हो, तो उसे ही सर्वनाम करते हैं। जबकि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है सर्वनाम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति जी द्वारा रचित रचना नहीं है? फिर से बता रहा हूं, जब नहीं है आ जाए तो तुरंत अंडरलाइन कर दो। जैसे ही आप विकल्पों की तरफ जाओगे तुरंत ही आपके ध्यान से यह निकल जाएगा, रचना है पूछा है या नहीं है पूछा है। तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी का रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है, ना कि माधव मुक्तिबोध की। ठीक, मुक्तिबोध जी की क्या क्या रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सब गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। जबकि अंधा युग धर्मवीर भारती जी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो एक लेखक की रचना है। ठीक है, पूछ रहे हैं कि उस सही विकल्प का चयन करें ये जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो एक नाटक है ना, एक कृति है, यह किसकी रचना है, यह किससे पता चल रहा है, तो यह चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। यह इनके भाट थे, राजकवि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, इनके भाट थे। ठीक, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, और पृथ्वीराज रासो लिखने के दौरान ही यह निकल के आता है कि इसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, उसी में ही पता चल जाता है। ठीक है, चंद्रबरदाई कृति पृथ्वीराज रासो एक महत्वपूर्ण रासो काव्य है। इसमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। वैसे यह जो लिखा गया है साहित्य, इसमें क्या नाम, हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार में लिखा गया है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, यह अतिशयोक्ति अलंकार में लिखा है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही, आप लोग बहुत बोरियत महसूस करेंगे, पूरा वीडियो देखते हैं नहीं, इसलिए यहीं पे आज समाप्त करेंगे। ठीक, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप 2 वीडियो देख लो, क्या दिक्कत है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास है, उपन्यास का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। पूछ रहे हैं कि इसका लेखक कौन है। दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूत, हर्षवर्धन। तो इसके लेखक है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, रखिएगा अपना ध्यान, पढ़ते रहिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करिएगा वीडियो, जो आपके मित्र हों, जो आपके हिती मिती हों, और उनको इस बार यदि एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उनको वीडियो उनके तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।